अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम न्यूज़ मेकर्स के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान ज़रिया आरिफ। पाकिस्तान के सियासी मंजरनामा हर लम्हा तेजी से तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। पहले पीडीएम की जानिब से हुकूमत को मुस्ताफी होने की डेडलाइन दी गई और साथ में कहा गया कि अगर ऐसा ना किया गया तो फरवरी में लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देंगे। आज वफाकी काबीना का इजलास हुआ, जिसके बाद यह खबर सामने आई कि हुकूमत ने सेनेट के इंतखाबात मार्च के बजाय फरवरी में करवाने का फैसला किया है। अब यह बात इंतहाई मानी खेज इस लिहाज से भी कि रिटायर होने वाले 65% सेनेटर्स का ताल्लुक जब अपोजिशन से है तो हुकूमत ये करने जा रही है। ऐसे में किसकी हिकमत अमली अच्छी है और किसकी बुरी, प्रोग्राम के पहले सेगमेंट में हम इस पर बात करेंगे। दूसरे सेगमेंट में आपसे शेयर करेंगे पेट्रोल बहरान के हवाले से सामने आने वाली इंक्वायरी रिपोर्ट, जिसमें डीजी ऑयल, सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन और फाइनेंस मेंबरान को जिम्मेदार ठहराया गया है। बात सिर्फ यहीं पर आकर खत्म नहीं होती, क्योंकि ओगरा को तहलील करने की सिफारिश भी इस रिपोर्ट में मंजर-ए-आम पर आई है। ताहम आपको याद हो कि कोविड के दिनों में जब गरीब अवाम मौशी बहरान से शदीद मुतासिर हुए, उस वक्त इन अफराद की कोताही के बायस अवाम को इंतहाई मुश्किलात का सामना करना पड़ा। क्या अब वो वक्त आ चुका है कि इनके खिलाफ कार्रवाई भी हो? और आखिर में बात इंसदादे ज्यादती ऑर्डिनेंस 2020 की मंजूरी के हवाले से। इस पर बात करने के लिए प्रोग्राम साथ मौजूद होंगे सीनियर तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में अपना वक्त देने के लिए। हमें ज्वाइन कर रही हैं तज्जियाकार जुनैरा अजहर साहिबा भी, साथ ही साथ सहाफ़ी तज्जियाकार अतर काज़मी साहब भी आज के प्रोग्राम में हमारे साथ शामिल गुफ्तगू होंगे। तज्जियाकार डॉक्टर नाज़िर महमूद साहब भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं और हमारे साथ एंकर पर्सन और तज्जियाकार अनीका निसार साहिबा भी शामिल गुफ्तगू होंगी। बात करते सबसे पहले अपोजिशन इत्तेहाद के हवाले से। कल मौलाना फजल रहमान साहब ने बताया कि अब आगे की स्ट्रेटेजी क्या है, आगे होने क्या जा रहा है। मौलाना ने जो कुछ बताया अपने लॉन्ग मार्च और इस्तीफों के हवाले से, जरा उन्हीं की ज़बानी सुनिए। पीडीएम के अरकान कौमी असम्बली और सूबाई असम्बली अपने इस्तीफ़े अपनी अपनी जमात के कायदीन को पेश कर देंगे। अगर 31 जनवरी तक हुकूमत मुस्ताफ़ी नहीं होती तो फिर सरबराही इजलास 1 फरवरी को इस्लामाबाद के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान कर देगा। जी, ये तो कल तक की बड़ी खबर थी जो कि मौलाना साहब की जानिब से दी गई और अभी भी हम इसी पर जिक्र कर रहे थे कि प्रेशर डालने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आज हुकूमत की तरफ से जो खबरें गर्दिश करते हुए दिखाई दे रही हैं, जरा ये बता रहे हैं कि कैबिनेट का जब इजलास हुआ तो वहां पर डिस्कस ये किया गया है कि फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाए जाएंगे। तो कहाँ रहेगी इन इस्तीफों की वक़्त जो कि अपोजिशन की जानिब से दिए जाने की धमकी लगा लें या कह लें कि हुकूमत के खात्मे के हवाले से इस स्ट्रेटजी को इस्तेमाल किया जा रहा है। जनरल साहब आपसे आगाज करूंगी। सबसे पहले बताइएगा, किसकी हिकमत अमली आपको यहाँ पर कामयाब होती हुई दिखाई दे रही है, पीडीएम की या अपोजिशन की? दोबारा आती हूँ, अपोजिशन की या हुकूमत की? देखिए, यहाँ पे किसी की भी हिकमत अमली मुल्की मुफाद वाली तो है नहीं और कामयाबी का भी उसी पे दारोमदार है। क्योंकि ये आप देख लीजिए कि मिसाल के तौर पे अगर ये लॉन्ग मार्च करते हैं तो आप देख लें कि वो उससे तो धरने पहले भी होते रहे, हुकूमतें नहीं गई। और अगर ये इस्तीफे देते हैं तो आपको याद होगा कि ये पीटीआई ने इस्तीफे दिए थे तो उनके स्पीकर अयाज सादिक लेके बैठे रहे थे उनको। नतीजा ये कि एक इलेक्शन करवा के जिसमें इनको गैर हाजिर दिखा देंगे तो वो इलेक्शन तो हो जाएंगे, लेकिन उन इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी हमेशा चैलेंज होती रहेगी जिस तरह आज इस इलेक्शन की होती। तो बात यह है कि दोनों क्या जो सोच है वो किसी हल की तरफ नहीं है, ना ही किसी मुल्क के मफादात की तरफ। आप कहते हैं कि जनाब इलेक्शन रिग्ड से, लेकिन आपके पास शवाहिद कोई नहीं। आप कहते हैं कि चूंकि हमने कह दिया लिहाजा रिग्ड है, आप खत्म कर दें। हुकूमत कहती है हम इलेक्टेड है, हम जाते नहीं इस तरह और जाएगा भी कोई नहीं इसी तरह। और अगर चले जाएं तो कल जिसकी हुकूमत होगी उसको ये चैन से नहीं बैठने देंगे, फिर वही दोबारा कैसा शुरू हो जाए। तो बात यह है कि कोई तो ऐसी चीज होनी चाहिए जहां कॉमन ग्राउंड कोई नजर आए और आदमी उस पर बात करे। दोनों के स्टांस बड़े अजीबोगरीब हैं और ये आज जो सूरत हाल है ये गवर्नमेंट भी इसमें मेरा ख्याल है जिम्मेदार है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन को कोई भी स्पेस नहीं दी या उनको कोई वर्किंग रिलेशनशिप उनसे डेवलप नहीं की जिससे कि ये कहा जाए कि गवर्नमेंट भी कुछ आगे आना चाह रही थी। तो आज मुज़ाकरात वाली गुंजाइश रही नहीं और पीछे हटते ये कोई नजर आ नहीं रहे। तो हिकमत अमली टकराव वाली है और इस हिकमत अमली में जीत इन दोनों में से किसी की नहीं होगी।
अलबत्ता मुल्क का नुकसान थी। अतर ये मामला कहाँ पर आपको जाते हुए दिखाई दे रहे हैं? 65% जो रेशियो है वो ऑपोजिशन का है सेनेट में, रिमेनिंग 35 हुकूमत का है, लेकिन वहाँ पर भी उनके लोग कुछ रिटायर्ड होंगे। तो एक फरीक ये कह रहा है कि हम इस्तीफे देंगे, एक फरीक कह रहा है कि हम फरवरी में सेनेट इंतखाबात करवाने जा रहे हैं। क्या होगा फिर? देखें, ये हुकूमत की तरफ से यकीनन एक सियासी हिकमत अमली हो सकती है। अब ये कह रहे थे अपोजिशन वाले कि हम इस्तीफ़े दे देंगे। अगर अब ये इस्तीफ़े देने में, मुस्ताफ़ी होने में सीरियस हैं तो ये सेनेट के इंतखाबात की तैयारी नहीं करेंगे। जिस तरह आपने भी जिक्र किया कि 65% इनके मेंबरान हैं जो यहाँ से अभी जो रिटायर हो रहे हैं और नए मेंबरान सेलेक्ट होने हैं। अगर ये अब सारे इस अमल के अंदर संजीदा नहीं है, सारे अमल का हिस्सा नहीं रहना चाहते, तो ये बिल्कुल सेनेट के इंतखाबात के हवाले से ना कोई मीटिंग करेंगे, ना किसी से मिलेंगे। तो हुकूमत ने एक तरह से ये ऐलान करके इनके लिए थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर दी है। हुआ ये पिछले दिनों जो आपने भी देखा होगा कि जो जलसा हुआ लाहौर में, वो पहले ही काफ़ी मायूस कुन रहा PDM के लिए। और मरीम नवाज साहिबा ने जिस तरह अपने वालिद की सियासत ख़त्म की, अब अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने अपने पूरे जो इत्तेहाद है उसकी सियासत को भी वो उस नहज पे ले आई हैं। अब क्या बाकी पार्टीज़ भी उसी तरह उनके पीछे चलती रहेंगी और वो इन इंतखाबात का किसी किस्म का केयर नहीं करेंगे, किसी किस्म की तवज्जो नहीं देंगे? मेरा नहीं ख्याल। आप देखेंगे कि आने वाले दिनों में यही जमातें जो इस्तीफ़ों की बातें कर रही हैं, ये मुख्तलिफ MPs से रब्ता करेंगी और इनकी कोशिश होगी कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने लोगों को इलेक्ट किया जाए। और वो सेनेटर्स जो आपको पता है कि सेनेट के इंतखाबात में कितना पैसा चलता है और किस तरह सेनेटर्स बनते हैं, तो ये सारी चीज़ें आप आने वाले इंतखाबात में देखेंगे और अब पता चलेगा कि PDM कितनी सीरियस है। अगर PDM सीरियस है, वो इंतखाबात को रोकना चाहती है, तो फिर वो 31 जनवरी की डेट ना देते। 8 तारीख को आर एन पार होना था, तो फिलहाल तो आर ही आर है, पता नहीं पार कब होगा। तो मुझे नहीं लगता कि इससे PDM को कोई फायदा होगा। हुकूमत ऑब्वियसली आपके सामने उन्होंने एक सियासी अमली बनाई है और PDM को एक तरह से वो बैकफुट पे ले आए। अनिका, बिलावल साहब ने आज कहा कि ऑपोजिशन जमातों का इस्तीफा देना हमारा एटम बॉम्ब है और इसके इस्तेमाल की हिकमत अमली हम मिलकर अपनाएंगे। ऐसे में एक एटम बॉम्ब जो है उसका ऐलान होता हुआ हमें कहीं ना कहीं हुकूमती ज़राए से भी नजर आ रहा है। ये सेनेट इंतखाबात के बाद में बात कर रहे हैं। ज़रिया, एटम बॉम्ब जो होता है ना, वो डेटरेंस होता है, वो इस्तेमाल नहीं किया जाता अमूमन। तो मुझे लगता है कि ऑपोजिशन ने भी अपने इस्तीफे डेटरेंस के तौर पर जरूर रखे हुए हैं, लेकिन इस्तेमाल नहीं किए जाएंगे। मजे की बात यह है कि मुखालिफ जमात जो है, जो कि अभी हुकूमत में बैठी हुई है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता वो एटम बॉम्ब चलाए या ना चलाए, वो ये डेटरेंस इस्तीफे दे दें या ना दे दें। हुकूमत ने एक तरह से अपनी आई डोंट केयर वाली स्ट्रैटेजी से पहले ही ऑपोजिशन को मात दे दी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम ऑपोजिशन बौखलाहट का शिकार नजर आ रही है। वो ऑपोजिशन जो इस तमाम के तमाम इत्तेहाद से पहले कह रही थी कि हम हुकूमत को दिसंबर के एंड तक, जनवरी की शुरुआत तक नाकों चने चबा देंगे, वो होता हुआ कहीं से नजर नहीं आ रहा। अब तो बल्कि मौलाना फजलुर रहमान साहब, जो कि सबसे पहले और पहले दिन से कह रहे थे कि हुकूमत नहीं चलनी चाहिए एंड इट शुड बी वेरी क्लियर कि हम लोग इस्तीफे दें, मामला खत्म करें, हुकूमत वीक हो जाएगी, एक आधे इत्तेहादी को साथ मिला लें। अब तो वो भी ये अगर मगर की जबान इस्तेमाल करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मेरे नजर में सबसे पहले अगर PDM को किसी के खिलाफ जाने की जरूरत है, वो अपने इख्तलाफात के खिलाफ जाने की जरूरत है। ये जो वेज बड़े स्मार्टली गवर्नमेंट ने ऑपोजिशन में क्रिएट कर दी है, ये वेज अभी तो हमें एक छोटे से क्रैक के तौर पर नजर आ रहा है, लेकिन ये पूरी की पूरी ऑपोजिशन का शिराजा बिखेर सकता है। इसके अंदर इतनी ताकत है। ऑन दी अदर साइड मेरी नजर में हुकूमत को PDM से डरने की बजाय अपने पांव पे जो वो खुद बार बार कुल्हाड़ियां मार रही है उससे डरना चाहिए। एट दिस पॉइंट इन टाइम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट जितना बड़ा जो एक थ्रेट थी बनकर सामने आ रही थी पहले, वो अब बनती हुई नजर नहीं आ रही। इसलिए हुकूमत को उनसे डरने की बजाय अपनी कारकर्दगी में जहां जहां लैग और लैप्स हैं उससे डरना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली अगर ऑपोजिशन बैठ भी जाती है, अगर ऑपोजिशन कोई किसी काम की नहीं रहती, तब भी PTI अगर परफॉर्म नहीं करती तो उनके लिए ये डाउनफॉल का एक बहुत बड़ा जवाब बन सकता है। ज़ुनैरा, आपकी राय इसमें क्या है? ये जो हुकूमत ने नहले पे दहला मारा है, ये हुकूमत की सियासी चाल काम कर जाएगी? ये PDM दबाव में आने जा रही है या जो कल PDM ने कहा उसे गवर्नमेंट प्रेशर में जा रही है? देखिए, ये एक बेट तो लगाई है। मैं समझती हूँ गवर्नमेंट ने बड़ी ज़बरदस्त एक बेट दी है कि अभी देखते हैं कि इसके पीछे अपोजिशन आती है कि नहीं आती है। नोइंग द हिस्ट्री ऑफ आवर पॉलिटिकल पार्टीज़, इलेक्शंस तो वो किसी शक्ल में भी जाने नहीं देंगे। अभी वो सारे मामला शुरू हो जाएंगे सेनेट के इलेक्शन के, जो
होते हैं और जिनको एक्सप्लेन करने की भी अब ज़रूरत नहीं रही है। बात यह है कि कुछ दिन पहले भी व्यूज़ मेकर्स में हमने ये डिस्कस किया था कि ये जो बार बार बात होती है वर्किंग रिलेशनशिप नहीं है गवर्नमेंट का ऑपोजिशन के साथ और ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए, नेशनल डायलॉग होना चाहिए, तो जो लोग ये बात कर रहे हैं उनको इससे एक स्टेप आगे जाके ये भी पूछना चाहिए कि इस ग्रैंड डायलॉग में क्या कोई आवाम का रेफरेंडम भी शामिल होगा, कोई आवाम के स्टेक होल्डर्स जो लोकल लेवल पे हैं और जो बाकायदा सफ़र कर रहे हैं हर लिहाज से, उनकी भी कोई रिप्रेजेंटेशन होगी, या फिर ये लोग आपस में ही सब कुछ डन करके कहेंगे हमने ग्रैंड डायलॉग कर लिया और कोई मुफाहमत सामने आ जाएगी या व्हाटएवर सिनेरियो सामने आता है पॉलिटिकल। सो इस वक्त ऐसी क्लैरिटी मुझे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में नज़र नहीं आती जिसकी बेस पे मैं ये देख सकूं कि आने वाला कल जो है वो इकोनॉमिक्स को लेके कुछ बेहतर होगा या वो कोई कोविड को लेके बेहतर होगा। इस वक्त कंप्लीट एक केओस है और इस केओस में गवर्नमेंट का अपना बड़ा रोल है। ऑपोजिशन इज़ डाइंग इट्स ओन डेथ, बड़ा क्लियर नज़र आ रहा है। डिफेंसिव पे जा रही है पीडीएम, लेकिन उसका फ़ायदा नहीं उठा पा रही है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट नीड्स बेटर एडवाइजर्स, गवर्नमेंट नीड कॉमन सेंस। अभी अप्रोचेस अगर ये नहीं चेंज करेंगे, चीज़ों को लेट करते रहेंगे, पेटी पॉलिटिक्स में ज़्यादा पड़ेंगे, तो इनके पास से टाइम पहले ही निकलता जा रहा है। सो इन माई ओपिनियन सेनेट इलेक्शंस और नो इलेक्शंस, गवर्नमेंट की अप्रोच चेंज होनी चाहिए। ये वन डे एट अ टाइम चीज़ों को ले रहे हैं, जबकि स्टेट क्राफ्ट में चीज़ें काफ़ी लॉन्ग टर्म देखनी पड़ती हैं। सही, मतलब कि नहीं, अगर ये सेनेट इंतखाबात के हवाले से भी फैसला लिया जा रहा है तो ये ऑपोजिशन की स्ट्रेटेजी पर अपनी काउंटर स्ट्रेटेजी बनाई जा रही है, बजाय इसके कि आप गवर्नेंस के मामलात को बेहतर करें। डॉक्टर साहब, ऑपोजिशन किस चीज़ की तैयारी करे, इस्तीफों की या फिर सेनेट इलेक्शन? एग्जैक्टली। देखें, आपके सवाल का जवाब मैं तो यही दूंगा कि शायद मुझे लग रहा है कि पीटीएम की हिकमत अमली ज़्यादा कामयाब होने जा रही है। अच्छा, अब ये देखें कि ये हिकमत अमली है क्या। इस तरह की हिकमत अमली जो पहले भी लॉन्ग मार्च हुए हैं, पहली बात तो ये कि इसको लॉन्ग मार्च कहना गलत है। लॉन्ग मार्च जो है वो चीन से चला था, जबकि हज़ारों किलोमीटर का माओ ज़ेतुंग की क़यादत में लॉन्ग मार्च किया था। उसके बाद पाकिस्तान में भी ये पिछले 20-25 साल से लॉन्ग मार्च चला, ये इसको एक जुलूस कहा जा सकता है। लेकिन इस तरह के जो अगर लॉन्ग मार्च भी आप कह लें, तो अगर माजी को हम देखें तो जो लॉन्ग मार्च हुए हैं उन्होंने दो मकासद आमतौर पर हासिल किए हैं। या तो वो हुकूमत को प्रेशर लाने में कामयाब हो जाते हैं, या हुकूमत को अल्टीमेटली फारिग कर दिया जाता है। और फारिग कैसे किया जाता है? ज़ाहिर है वो जमहूरी तरीके से नहीं किया जाता, कोई ना कोई यादली आती है, फ़ौज आती है, जो भी होता है। तो कुछ मसलन ये कि ताहिरुल क़ादरी के 2 लॉन्ग मार्च हमें याद हैं। उन दोनों में उस वक्त की जो नवाज शरीफ की हुकूमत थी उसको बेइंतहा प्रेशर में ले लिया गया था। उससे पहले अगर हम देखें तो खुद नवाज शरीफ ने एक जस्टिस इफ्तिखार चौधरी की बहाली के लिए लॉन्ग मार्च किया था, जिसमें वो इस तरह से कामयाब हो गए कि जस्टिस इफ्तिखार चौधरी बहाल हो गए थे। उससे पहले एक और अहम था जो काजी हुसैन अहमद ने किया था 1996 में। उस मार्च में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को गिराने की कोशिश की गई थी सितंबर 1996 में, और उसके 2 महीने बाद, यानी उस वक्त तो लगा कि वो काजी हुसैन अहमद का मार्च नाकाम हो गया, लेकिन उसके 2 महीने बाद नवंबर में बेनज़ीर की गवर्नमेंट को हटा दिया गया था। तो इस तरह के मकासद ये लॉन्ग मार्च से हासिल करने की कोशिश की जाती है। तो कामयाब कहाँ पर मुझे लग रहा है, देखिए इस लॉन्ग मार्च का मतलब सिर्फ ये नहीं मेरे ख्याल में है, जो जैसा कि जलसे में भी लाहौर के कहा गया, सिर्फ ये नहीं है कि हुकूमत गिराई जाए, ये एक शऊर की बात है कि आवाम को शऊर दिया जाए। जो वहाँ पर तस्वीरें हुई उसमें बहुत वाज़े तौर पे ये बातें की गई हैं कि अब वो जो पहले वाला तरीक़ेकार था कि इलेक्शंस को मैनिपुलेट कर लिया जाए, जो पोशीदा क़ुव्वतें हैं वो आगे आकर अपने मनपसंद लोगों को इक़्तिदार में बिठा दें, उन चीज़ों को एक्सपोज करना बहुत ज़रूरी था। और पीडीएम इसमें बहुत कामयाब हो रही है। हाँ। और वो उन पोशीदा क़ुव्वतों को बेनकाब कर रहे हैं, और वो बेनकाब उनको बहुत पहले हो जाना चाहिए। कि यहाँ पे आपको पीडीएम की कामयाबी बिल्कुल, लेकिन बात यहीं पर आती है कि जीत किसी एक की नहीं, अलबत्ता नुकसान हमें मुल्क का होता हुआ दिखाई दे रहा है। इस सियासी चप्पलिश के दौरान बेहतर ये है कि हुकूमत ने ऑपोजिशन को काउंटर कैसे करना है, इस स्ट्रेटेजी को जरा पीछे रखकर गवर्नेंस के मामलात को निपटाने के हवाले से फैसले बनाए, उस हवाले से कानून साजी करे। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और बात करेंगे ओगरा के हवाले से। आज जो पेट्रोलियम बहरान के सिलसिले में एक रिपोर्ट मंजर आम पर आई है, उसमें कुछ लोगों के हवाले से निशानदेही की गई है कि जून में जो एक किल्लत पैदा हुई थी और पेट्रोलियम मसनूआत और पेट्रोल का बहरान आया था, उसमें जिम्मेदारान कौन कौन है। अब उन जिम्मेदारान के अगर हवाले से हम बात करें तो उसमें बताया गया है कि सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन उसमें जिम्मेदार ठहराए गए हैं, जो डीजी ऑयल हैं उन्हें भी इसका जिम्मेदार ठहराया गया है, जो फाइनेंस के मेंबर्स हैं वो भी इस रिपोर्ट की निशानदेही के मुताबिक
जिम्मेदार ठहराए गए हैं। और जो एक नई सिफारिश मंजरेआम पर आई इस रिपोर्ट में वो ये कि ओगरा को तहलील कर दिया जाए और 6 माह के अंदर अंदर ये मामला जो है वो निमट जाने चाहिए। लेकिन कोविड के दौरान, पैंडेमिक के दौरान, जिस वक्त प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान खुद भी एहसास प्रोग्राम को शुरू कर चुके थे कि अवाम की मुश्किलात को किसी न किसी हद तक कम किया जाए, उस वक्त हम ये देख रहे थे कि इनकी कोताही से अवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। अब जब चूंकि निशानदेही हो गई है तो क्या जिम्मेदारों के खिलाफ कार्रवाई भी होगी, ये क्वेश्चन मार्क है। जुनैरा, इन जिम्मेदारों के खिलाफ आप समझते हैं कार्रवाई होगी? सबसे पहले तो आई थिंक इट्स अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। एटलीस्ट निशानदही तो हुई है। और जहाँ तक इस मामले का ताल्लुक है तो इसकी बहुत हिस्ट्री है हमारे पास, क्योंकि हमने कभी एनर्जी सेक्टर की फोरकास्टिंग की ही नहीं है। बाय दैट आई मीन कि आपके आने वाले टाइम्स में, अगले 4 इयर्स में, 5 इयर्स में, 10 इयर्स में एनर्जी नीड्स क्या होंगी, क्योंकि पॉपुलेशन मुस्तकिल बढ़ रही है, आपकी एनर्जी नीड्स जो है वो इंडस्ट्री की भी रोज़ चेंज हो रही होती है। तो एक उसके लिए मैकेनिज़्म बनाना होता है, एक फ़्लो चार्ट बनाना होता है कि आगे आगे उसको कैसे प्लान करना है। उसके अलावा जो बाइंग होती है CNG की या फ्यूल की, उसमें आपको 2 तरीके से रहना पड़ता है। एक लॉन्ग टर्म होती है और एक स्पॉट होती है। जो स्पॉट होती है वो बहुत छोटे अरसे के लिए कि बस अभी 2 महीने में आपको चाहिए, 3 महीने में चाहिए। फिर जो लॉन्ग टर्म होती है वो आप ओवर द पीरियड 1 साल की उनसे डन कर लेते हैं कि हम आपसे लेंगे और उसको अपने पास रखे रहते हैं। अब उसमें टेक्निकलिटीज़ इन्वॉल्व तो हैं कि कई दफ़ा आप महंगी ख़रीदते हैं, आगे जाके प्राइस उसकी कम हो जाती है। लेकिन जिस तरह मैंने पहले कहा, स्टेट क्राफ्ट में ऐसा करना पड़ता है। ये कोई पर्सनल बिजनेस नहीं है कि आप सोचें 2 दिन ना ख़रीदें, शायद प्राइस नीचे आ जाए। उस 2 दिन में गरीब की जो ट्रैक्टर ने चलना है वो कैसे चलेगा? सो ये जो कोताहियाँ हैं, डिसीजंस लेने में देर, जिस तरह IMF में जाने में इन्होंने देर की तो आज तक हम उसका खमियाजा भुगत रहे हैं। ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस कहलाती है, क्योंकि इसका डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है पाकिस्तान की इकोनॉमी पे, एक बंदे पे। कोविड में आपने एहसास प्रोग्राम अगर लॉन्च किया तो इस नेग्लिजेंस से आपने जितना लोगों को नुकसान दिया है, आई एम वेरी हैप्पी कि इन लोगों के नाम सामने आए हैं। बट एक तो निशानदेही होना जरूरी होती है, फर्स्ट स्टेप हो गया है। सेकंड में इनका आप क्या करेंगे, कि क्या सजाएं दे के छोड़ देंगे और फिर जो नेक्स्ट टीयर ऑफ ब्यूरोक्रेट्स या मिनिस्टर आएगा या रेगुलेटरी अथॉरिटी में लोग आएंगे, वो तो इन प्रैक्टिसेस के आदी हुए हैं। सो अगर एक ओवरऑल स्ट्रेटेजिक शिफ्ट नहीं आएगा आपकी पेट्रोलियम इंडस्ट्री में या आपकी एनर्जी नीड्स में, इस सेक्टर में, ओगरा में, मिनिस्ट्री में, तब तक मसला हल नहीं होगा। बेसिकली हमें हर सेक्टर में स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स चाहिए। तो लेट्स सी अभी प्राइम मिनिस्टर इसको आगे कैसे लेके जाते हैं। बट माई क्वेश्चन रिमेन्स कि जिस गरीब का नुकसान हुआ है वो आप कैसे पूरा करेंगे? ठीक है, आप कह रहे हैं कि कार्रवाई होगी, इसीलिए जिम्मेदारों के नामों के साथ निशानदेही कर दी गई, लेकिन बेहतर यह भी है कि रिफॉर्म्स होनी चाहिए। जनरल साहब, जुनैरा ने भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर आगे इस मामले को किस तरह से लेकर जाते हैं। कैबिनेट मीटिंग को फिर दोबारा से मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी। वहां पर प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इंदिया दिया गया है कि ऑयल कंपनीज के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई होगी और उनके लाइसेंस भी मनसूख किए जा सकते हैं, लिहाजा कार्रवाई होगी। देखिए, कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन बाद मुश्किलात हैं। पहली बात तो ये कि ये इंक्वायरी करने का काम जो किया, मैं समझता हूँ बड़ा अच्छा काम किया। और इसके ये हुकूमत जो है, कम से कम जो ऐसी मुश्किलात आती हैं, मसनूई किस्म की किल्लत, मसनूई किस्म के आपको मसाइल और बहरान पैदा किए जाते हैं, जैसे चीनी का एक मसनूई बहरान, कि चीनी में भी जैसे आप देख लीजिए कि 75 to 80% जो चीनी प्रोडक्शन है वो ये अपोजिशन की पार्टियों के लीडर, इनके कारखाने, लेकिन ये इन्होंने क्राइसिस क्रिएट की। इसी तरह ये जो बड़े बड़े कंपनियां हैं, ऑयल सप्लाईज कंपनियां या ऑयल मार्केटिंग कंपनीज हैं, ये इनकी मैं समझता हूँ मनी मेकिंग है। अब इन हालात में ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, इनके खिलाफ एक्शन करना तो मुश्किल होगा। एक्शन आप इनके खिलाफ कर सकते हैं जो आपके ओगरा के लोग मुलव्वस थे उसमें, या DG ऑयल वगैरह ये लोग हैं, इनको तो डेफिनेटली आपके अपने एम्प्लॉइज हैं, इनको सजा देनी चाहिए। रही बात, और ये बड़ा वादे है कि इनका साथ मिलने के बगैर ये ऑयल कंपनीज जो है ये काम कर नहीं सकती। वो जब ये इस तरह की चीजें होती हैं तो लाजमन अंदर से आपके कोई ना कोई लोग मिले होते हैं, तो वो उनके खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। ऑयल कंपनीज का बड़ा प्रॉब्लम है, ये लोग जो है इनके अगर आप लाइसेंस करें, मंसूख कर दें, तो अगला आपको 3-4 महीने तक तेल का मसला बन जाएगा। यहाँ पे कोई नई कंपनी किसी को आपने फिर देना होगा लाइसेंस वगैरह के वो करे, और जो छोटी कंपनीज हैं वो ये पूरा नहीं कर सकती सिलसिला। तो ये एक ऐसा नेक्सस है जिसके लिए कोई स्ट्रेटजी वैसे वर्कआउट करनी चाहिए कि इनको कैसे हैंडल किया जाए। अगर आप वो नहीं करेंगे तो ये इस तरह का बहरान आप एक और पैदा कर लेंगे, इनको सजा दे के या निकाल के, क्योंकि ये मार्केट को कंट्रोल करते हैं ये लोग।
तो ये इशू मेरा ख्याल है इसको हैंडल करने के लिए इमीडिएट तो अपने सरकारी जो इनके लोग हैं जो हैंडल कर रहे थे ओगरा के और दूसरे, और ये ओगरा अक्सर इस मामले में फेल हुआ है। ओगरा के चेयरमैन लगते रहे पीछे, पीपल्स पार्टी के दौर में सियासी अपॉइंटमेंट थी, वो जहांगीर बदर का कोई रिश्तेदार लगा हुआ था, उसने पैसे बनाए, ये लोग करते हैं इस तरह, तो इनको सजा जरूर दे देनी। जुनेरा, एट योर पॉइंट क्विकली, फिर मैं ताकि आगे बढ़ सकूं। आई जस्ट वांटेड टू से कि इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये जो एडवाइजर्स होते हैं प्राइम मिनिस्टर के, ये तो चीज़ों में इन्वॉल्व होकर उनको मैनिपुलेट करके किसी डॉक्यूमेंट पे क्योंकि दस्तखत नहीं करते तो ये तो नहीं फंसते मामलात में बाद में, जबकि चीज़ों को स्टेयरिंग पे बैठ के गाइड यही लोग कर रहे होते हैं। फंसता कौन है? या DG ऑयल फंस जाएगा या कोई सेक्रेटरी फंस जाएगा जिन्होंने एक्चुअली सिग्नेचर किए होते हैं चीज़ों पर। तो इस नेक्सस को ब्रेक करने के लिए एडवाइजर्स से जान छुड़ानी बहुत ज़रूरी है, और वो भी वो एडवाइजर्स जो खुद उन चीजों में इन्वेस्ट करके बैठे हुए हैं। ठीक है अतर, ज़ख़ीरा अंदोज़ी से मुल्क में बहरान पैदा हुआ, मतलब ये बात तो तय है कि एक जो बड़ी वो थी मकदार थी पेट्रोल की, वो स्टोर की गई थी, लेकिन बताया गया कि हमारे पास पेट्रोल की शॉर्टेज है। तो फिर बात वहीं पर आ जाती है कि इतना बड़ी कार्रवाई होने के पीछे भी तो किसी न किसी की सपोर्ट होगी। देखें, इस मुल्क में मुख्तलिफ माफियाज हैं। बड़े अरसे के बाद एक ऐसी हुकूमत आई, आपने देखा कि चीनी के हवाले से हमारे सामने रिपोर्ट आई, अब ये ओगरा के हवाले से ऑयल का ये जो सेक्टर है इस हवाले से रिपोर्ट आई है। तो एक तरह से जिस तरह मेरे कोलीग्स ने भी कहा कि राइट डायरेक्शन में ये स्टेप है, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम्स इतनी ज़्यादा हैं कि आज ही मेरी एक फ्लोर मिल के ओनर है, उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हमें इतना ज़्यादा नुकसान हो रहा है कि जो हुकूमत की तरफ से हमें गंदम प्रोवाइड की जा रही है, हर बोरी के अंदर 1 किलो 2 किलो मट्टी निकलती है। अब देखें, जिस मुल्क में ये हालत है कि आप जो हुकूमत की तरफ से सरकारी गंदम आ रही है, उस गंदम में भी चोरी होती है और उसमें मट्टी डाल दी जाती है, तो यहाँ पे तो आवे का आवा ही बिगड़ा हुआ है, आप किस किस को पकड़ेंगे। लेकिन हुकूमत ने एक राइट डायरेक्शन में स्टेप लिया है, मुख्तलिफ लोगों को वो अकाउंटेबल करने की कोशिश कर रहे हैं। जिस तरह जनरल साहब ने जिक्र किया कि अचानक अगर अभी हम किसी का लाइसेंस मनसूख कर देंगे, बिल्कुल उसको कैंसिल कर देंगे, तो प्रॉब्लम हो जाएगी। लेकिन अगर आप देखें दीगर जो ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, वहां पे इस तरह की जो कंपनीज हैं जो मैनिपुलेशन में इन्वॉल्व होती हैं, उनको हैवी जुर्माने होते हैं। यहाँ पे भी हमारा कंपटीशन कमीशन है, डिफरेंट इदारे हैं, इन कंपनीज को हम जुर्माना तो कर सकते हैं ना कि हाँ जी आपने इसमें मुलविस थे, आपका लाइसेंस कैंसिल नहीं हो रहा, लेकिन इतने 100 मिलियन रुपीस का आपको जुर्माना होगा। तो इनके ऊपर हैवी माली पेनल्टीज डाली जाए तो फिर ये मुस्तकबिल में इस हवाले से एहतियात करेंगे। मतलब लेकिन आप ये कह रहे हैं कि अच्छी तरफ राइट डायरेक्शन में ये स्टेप है, तो आप उम्मीद रखते हैं कि कार्रवाई होगी? जी, मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई होगी। डॉक्टर साहब, जुर्माने का है भी, जुर्माने का जिक्र किया यहाँ पर अतर ने, मुझे याद है कि 6 ऑयल कंपनीज को जुर्माना किया गया था और हर एक कंपनी को 4-4 करोड़ रुपए जुर्माना किया गया था, जो कि उसका कोई 1/4 भी नहीं था कि जितना कि उन कंपनीज ने मुनाफा कमाया था। बहरहाल स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए और कार्रवाई होगी, आपको लगता है? नहीं, मुझे बिल्कुल नहीं लगता, क्योंकि जो इस हुकूमत की कारकर्दगी रही है, इन्होंने जो बहरान आए हैं उसमें किसी में भी ये कोई मौसर कार्रवाई नहीं कर सके हैं। चीनी का बहरान आया, कुछ नहीं किया, आटे का बहरान आया, कुछ नहीं कर सके, कोई कार्रवाई नहीं हुई। अजनास जो हैं वो रोज़मर्रा की अशिया सर्फ उनकी कीमतें बढ़ती रहीं, कोई कार्रवाई नहीं कर सके। तो मेरा जवाब तो नहीं, मैं ये कार्रवाई, इनकी रिवायत ये पिछले 2-2.5 साल में ये है कि कार्रवाई वरवाई कोई नहीं करना। लेकिन यहाँ मैं ये ज़रूर कहूँगा कि इसके पीछे जो है वो हमें एक चीज़ अप्रिशिएट ज़रूर करनी चाहिए, वो है लाहौर हाई कोर्ट का किरदार। हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि ये जो भी रिपोर्ट बनी है, इसके लिए लाहौर हाई कोर्ट ने बहुत मुस्बत किरदार अदा किया है। जो वहाँ के जस्टिस कासिम खान साहब थे, देखें हुकूमत ये तैयारी नहीं थी कमीशन बनाने पे। मैं आपको याद दिला दूं कि ये बहरान शुरू कैसे हुआ। ये बहरान शुरू हुआ था 25 मार्च को, हुकूमत ने पाबंदी लगा दी कि जी हम दरामद नहीं करेंगे। अच्छा, जब आपने तेल की दरामद पर पाबंदी लगा दी तो उसका हतमी नतीजा यही निकलना था कि आगे जाके क्राइसिस आना था, और तेल की कंपनियां भी यही देख रही थी। तो हमने वो जून और जुलाई में तेल का बहरान देखा। तो अब अगर कार्रवाई होनी है तो सबसे पहले उसके खिलाफ होनी चाहिए कि वो पाबंदी तेल की दरामद पर क्यों लगाई गई। दूसरी बात यह कि जो निचले लेवल के लोगों के खिलाफ अगर आप कार्रवाई करते हैं तो जो मिनिस्ट्री के सरबराह हैं वो भी तो जवाबदेह है ना। यानी पहले तो ये था कि जी अगर कहीं भी रेल का एक्सीडेंट हो जाए, कहा जाता था कि जी मिनिस्टर को रिजाइन देना चाहिए। अब ये सारा कुछ अगर ये नीचे हो रहा था तो उमर अयूब साहब जो कि मिनिस्टर थे वो क्या कर रहे थे? अच्छा, उमर अयूब साहब पुराने खिलाड़ी हैं, वो कोई नए खिलाड़ी नहीं है। उन्होंने बहुत सियासत की है, तकरीबन तमाम जमातों के साथ रहे हैं किसी ना किसी हवाले से। तो अब उनको पता नहीं था कि ये हो रहा है, तो उनके खिलाफ क्या कार्रवाई करेंगे? मुझे नहीं लगता कि कोई भी कार्रवाई ये कर पाएंगे। तो जो कोर्ट ने किया, कोर्ट ने ये किया कि उन्होंने हुकूमत को मजबूर किया कि आप एक कमीशन बनाएं।
हुकूमत तो कमीशन बनाने पे तैयार नहीं थी। जुलाई में कमीशन बनवाया ये लाहौर हाई कोर्ट ने। अच्छा, जब कमीशन बनाया गया तो उसमें जो लोग थे वो अच्छा है कि हमें अबू बकर साहब मिले जिन्होंने वो बहुत अच्छी रिपोर्ट बनाकर दी और उस रिपोर्ट में उन्होंने क्लियरली वो निशानदही कर दी है उन सारे स्टेप्स की। यानी आप देखें कि ओगरा का जो चेयरमैन लगाया जा रहा है, किसको लगाया जा रहा है? वो एक वेट डॉक्टर हैं, जानवरों के डॉक्टर हैं, आफरीदी साहब, शफी आफरीदी। तो अब ये नहीं पूछा जाएगा कि जो उस जानवरों के डॉक्टर को चेयरमैन लगा रहे हैं वो जिम्मेदार हैं या नहीं है, उनको रिजाइन करना चाहिए। फिर आगे कहा जा रहा है कि एक अबड़ो साहब हैं, इमरान अबड़ो, उन पर इल्जाम लगाया जा रहा है। तो आप निचले अफसरान पर इल्जाम लगा के उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन जो असल जिम्मेदार हैं जिन्होंने अरबों बनाए हैं उनके खिलाफ आप कार्रवाई नहीं कर रहे। तो मुझे नहीं लगता, इस उम्र से मुझे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई कार्रवाई करेंगे अनलेस के दोबारा से कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट इनको मजबूर करे। ठीक है अनिका, डॉक्टर साहब ने ना सिर्फ रिपोर्ट के जिम्मेदारान के हवाले से बात की, उन्होंने कहा असल जिम्मेदारान जिन्होंने ऑयल कंपनीज के मालिकान के हवाले से भी बात की और उमर अयूब साहब का नाम भी गिनवा दिया। तो होगी कार्रवाई? जरिया, पहले तो उमर अयूब साहब मिनिस्टर फॉर एनर्जी, पेट्रोलियम को जो देख रहे हैं वो है नदीम बाबर साहब। अब नदीम बाबर साहब किस किस कंपनी के जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं या किस किस कंपनी के अंदर उनके अपने जाती मफादात जुड़े हुए हैं, अगर आप वो खुद फहरिस्त देख लें तो मुझे आगे कुछ बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। मेरी नजर में ये वाइट वॉश है, कंप्लीट वाइट वॉश है। क्यों कंप्लीट वाइट वॉश है? रिपोर्टों के पलंदे आप लगाई जा रहे हैं। सरकारी दफ्तर के अंदर एक मेज होता है, उसके अंदर एक वो पड़ी होती है, टोकरी पड़ी होती है, उसके अंदर इतने इतने लंबे लंबे थद्दे पड़े होते हैं डॉक्यूमेंट्स के। क्या हो जाएगा रिपोर्टें निकाल के? क्या हुआ चीनी की रिपोर्ट के अंदर? रिपोर्ट आ गई, आप सिर्फ और सिर्फ किस तरीके से ब्यूरोक्रेट को मोरद इल्जाम ठहरा सकते हैं? ठीक है, आपके जो पेट्रोलियम के सेक्रेटरी थे, डीजी ऑयल थे, निकालें उन्हें। उनकी करप्शन अगर उन्होंने गड़बड़ की है उनको भी पकड़ें। अगर उन्होंने करप्शन नहीं की और सिर्फ नाअहली है तो फिर भी उनको पकड़ें। लेकिन क्या सिर्फ और सिर्फ डीजी ऑयल और सेक्रेटरी पेट्रोलियम तक बात रुकनी चाहिए? या नदीम बाबर साहब से भी कोई पूछेगा कि नदीम बाबर साहब आपने जो है वो तकरीबन 26 जून के करीब कीमतें बढ़ा दी थी, आपके खुद कहां मफादात हैं वो तो जरा गिनवाना शुरू करें। आपने ऑयल मार्केटिंग कंपनीज को किस तरीके से बता दिया कि देखें जी अगर आप इस तरीके से होल्ड रखेंगे तो कीमतें आगे बढ़ जाएंगी? क्या ऐसे मामलात नहीं हुए? क्या जो जब आपने इंपोर्ट रोकी थी उस टाइम पे आपको नजर नहीं आ रहा था कि हमारे जून और जुलाई के कितनी रिक्वायरमेंट्स होंगी? क्या ऑयल मार्केटिंग कंपनी इतनी अरस्तू बन गई है, इतनी फेरौन बन गई है कि हुकूमत को फौरन से अपने जूते की नोक के ऊपर रखती हैं कि नहीं जी आप अगर कीमतें नहीं बढ़ाएंगे तो हम लोग जो है वो अपने ऑयल को रोक लेंगे, पेट्रोलियम मसनूआत को रोक लेंगे? तो हुकूमत किस बात की है? हुकूमत का काम है सारे सिस्टम को स्मूथली लेकर चलना, और सिस्टम में बार बार रखना आए तो समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं हुकूमत के कारकर्दगी में मसला है। यहां पेट्रोलियम की साइड पर, एनर्जी की साइड पर मुझे क्लियरली मसला नजर आ रहा है। मेरे ख्याल में वजीर आजम साहब को जाती तौर पर खुद देखने की जरूरत है इन मामलात को। अपने एडवाइजर्स के ऊपर, अपने मिनिस्टर्स के ऊपर ब्लाइंडली ट्रस्ट ना करें। ठीक है, पैनल की तरफ से जवाब नफी और हाँ में आने के बावजूद मेरे सवाल के तरफ बार फिर से क्वेश्चन मार्क लगा है, क्योंकि कहा तो जा रहा है कि अच्छा स्टेप है, अच्छी डायरेक्शन में लिया गया है, लेकिन हर इदारे में इस समेत रिफॉर्म्स होने की बहुत ज़रूरत है। और आखिर में जोनिका ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर इस मामले को खुद देखें, क्योंकि अगर उन्होंने खुद से इस मामले की छानबीन नहीं की तो आने वाले मुस्तकबिल में इस तरह के मजीद मामला फिर दरपेश आ सकते हैं। मुझे बढ़ने एक ब्रेक की तरफ, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। नाज़रीन, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने इंसदाद ज़्यादती ऑर्डिनेंस 2020 की आज मंजूरी दे दी है, और इस ऑर्डिनेंस के तहत जो चीदा नुकात हैं, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लॉज हैं, वो मैं आपके साथ जरा यहाँ पर डिस्कस कर लूँ। 4 माह में इस नौयत के मुकदमात को निपटाया जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि केस ज़्यादा तवालत इख्तियार ना करें। इसके अलावा जो ज़्यादती के मुजरिम हैं उनको कैस्ट्रेशन लॉ अप्लाई करने के हवाले से तो पहले पूछगछ का अमल होना था, लेकिन उसकी शर्त भी अब ख़त्म कर दी गई है। तीसरा ये कि नादरा की मदद से कौमी सतह पर जिनसी ज़्यादती के मुजरिमान का रजिस्टर तैयार किया जाएगा, मतलब कि उनका डेटा रिकॉर्ड में रखा जाएगा। और एक इंपॉर्टेंट इशू ये भी कि कोताही बरतने वाले पुलिस और सरकारी मुलाजिमीन को 3 साल कैद की सज़ा और जुर्माना आयद किया जाएगा, और गलत मालूमात करने वालों को भी कुछ इसी किस्म की सजाएं दी जाएंगी। अनिका, आप चूंकि खवातीन हैं, आप तो जुनैरा की तरफ में सबसे पहले आऊँगी, लेकिन पहले आपकी तरफ आती हूँ। ये बताइएगा, इस ऑर्डिनेंस के आ जाने के बाद आप समझती हैं कि माहौल जो है वो बेहतर हो सकेगा, खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तरीके से मुमकिन हो पाएगा?
देखिए, फौरी तौर पर नहीं, लेकिन यहाँ पीटीआई को और बिलखुसूस आरिफ अलवी साहब को मैं कंप्लीट क्रेडिट दूंगी, क्योंकि सबसे बड़ा मसला किसी भी खातून या किसी भी बच्चे के साथ ज्यादती होने के बाद वो तवील और कम्बसम प्रोसीजर था जो कि हम लोगों ने बना दिया था, जहां मेडिकल होना होता था, मेडिकल लीगल स्टाफ के अंदर कोई खातून मौजूद नहीं होती थी, कोई टाइम लिमिट नहीं थी, लंबे लंबे केसेस चलते रहते थे, फिर कहा जाता था नहीं जी दोबारा मेडिकल करवाया जाए, दोबारा मेडिकल कराने तक जो एविडेंस होता है वो लूज हो चुका होता था ऑलरेडी। तो पहले तो इट इज अ ग्रेट स्टेप। अगर पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अच्छे कामों में से कोई एक काम होगा जो बाद में भी याद रखा जाएगा वो ये होगा, क्योंकि इमरान खान साहब ने भी कह दिया था कि केमिकल कैस्टरेशन की जाए उन मुजरिमों की जो कि ज्यादती करते हैं। मैं तो ऑनेस्टली स्पीकिंग, चाहे जितना मर्जी कंट्रोवर्शियल हो, मैं कंप्लीटली इससे भी अग्री करती हूँ, क्योंकि आपको चेक्स एंड बैलेंसेस रखने पड़े होंगे। मैं अक्सर बोलती हूँ 4 किताबां उत्तो लथियां नाले लथा डंडा, 4 किताबां कुछ ना कीतियां सब कुछ कीता डंडा। आप सिर्फ और सिर्फ जबानी कलामी बातें करते रहें और उसके साथ कोई सजा ना अटैच कर दें तो फिर मामला बनता नहीं है। हम कहने को कहते हैं नहीं, हमें खातीन के और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ का जो है वो जामिन होना चाहिए। मर्द वो होता है जो खातून को और बच्चों को हिफाजत और तहफ़्फ़ुज़ दे सके, लेकिन ये सिर्फ बातें रह गई हैं। हमारी सोसाइटी में डिटेरिएशन, खास तौर पर मेरी नज़र में ऐसा मवाद जो कि हमारे तौर तरीकों से क्लैश रखता है, वो देखने की वजह से बहुत ज्यादा आ चुका है। और मेरी नजर में सिर्फ यहां तक नहीं, ये ऑर्डिनेंस तक नहीं, इसको बाकायदा कानून में तब्दील किया जाए, कानून में तब्दील करके इसकी इंप्लीमेंटेशन को भी मेक श्योर किया जाए। तो आई पर्सनली फील कि एक बहुत पॉजिटिव स्टेप है। हमने बहुत केसेस देखे, हमने सियालकोट ज्यादती केस देखा। सबसे बड़ा मसला ये होता है जो लोग अथॉरिटी में बैठे हैं, जैसे सीसीपीओ लाहौर थे, उन्होंने इस तरह की बात कर दी कि वो एक तरह से एनेबलर बन गए थे। यहां से जब आरिफ अलवी साहब की तरफ से तमाम उन लोगों को जो सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो मुजरिम है इटसेल्फ या गलत खबर देने वाले, उनके खिलाफ सजा होगी तो एक डेटरेंस के तौर पर ये यकीनन मामला काम करेगा। जुनैरा, खवातीन और बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ की जब बात आती है तो जिम्मेदारी सिर्फ घर के मर्द पर आकर आयद नहीं होती। हमारे गिरदोनवाह में और हमारे इर्द गिर्द के माहौल में जितने भी मर्द हजरात मौजूद हैं उन्हें भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए। आप समझती हैं ये ऑर्डिनेंस पास हो चुका है, इसके बेहतर नतीजे आएंगे? वेल ऑफ कोर्स जिस तरह के इस तरह के जितने भी स्टेप्स अभी पिछले टॉपिक पे भी हम बात कर रहे थे, उसमें ये तो कहना पड़ता है कि एज अ स्टेप तो ये बहुत अच्छा स्टेप है, बट स्पिरिट में वो कैसे आगे ट्रांसपायर होगा वहाँ जाके प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। स्पीडी जस्टिस सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन द केस ऑफ वल्नरेबल पार्ट ऑफ द सोसाइटी, और वो ऑफ कोर्स वो बच्चे होते हैं, वो ख़वातीन होती हैं, वो ट्रांसजेंडर्स होते हैं, स्पेशल लोग होते हैं। अब स्पीडी जस्टिस इन सब के केसेस में इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज वो एक मैसेज देता है अक्रॉस द सोसाइटी के अगर आप ये काम करेंगे तो इस मामले में किसी का लिहाज नहीं होगा। चाहे बाकी हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो चीज़ों को लेट करता है, जो भी करता है, बट ये एक ऐसा मामला है कि इस पे हम स्पीडी जस्टिस देखना चाहते हैं और देना चाहते हैं। मेरे ख्याल है इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए बहुत स्टेप्स लेने की ज़रूरत है। आरिफ अलवी साहब पर्सनली इसमें इंटरेस्ट ले रहे हैं, जिसकी वजह से हैट्स ऑफ टू हिम, आई पर्सनली सल्यूट हिम, थैंक हिम कि उन्होंने इतना जो सीरियस इशू है जिसको लोग इतना इजी लेते हैं उसके ऊपर इतनी तवज्जो दी है। लेकिन सेल्स बना दें प्लीज़, हर पुलिस स्टेशन में स्पेशल सेल्स बना दें जहाँ पे डायरेक्ट विक्टिम जा सके, फैमिली जा सके रिपोर्ट करने के लिए, और वहाँ सिर्फ वही मामला हल होता हो। इसी तरह स्पेशल कोर्ट्स बना दें ताकि ये एक मामला तो कम अज़ कम हमारे लिए प्रेसिडेंट सेट कर देना जस्टिस सिस्टम में। दूसरा, जहाँ तक बात है कैस्ट्रेशन की और हैंग बाय डेथ की, उस पे जो लोग शोर मचाते हैं ना कि इनह्यूमन है, तो जो लोग ये कर रहे हैं क्या वो ह्यूमंस हैं? आप उनके साथ ह्यूमंस वाला सलूक करना चाहेंगे? वो सब कुछ देखने के बाद जो उन्होंने उन बच्चों और औरतों के साथ किया, तो ये जो सूडो बातें हैं जो किताबों में से और वेस्ट के सेमिनार्स में से पढ़ के लोग आ जाते हैं, उनको ये पता होना चाहिए कि जिस तरह नादरा डेटा इकट्ठा कर रहा है, बाहर इन लोगों का डेटा मौजूद होता है। ये पैरोल पे बाहर जाने के बाद भी फ्री सिटीजन्स नहीं होते, इनको कई जगहों पे जॉब्स नहीं मिलती जब तक पुलिस आके इनकी ज़मानत नहीं देती। तो ये वो आई डोंट वांट टू यूज़ दैट वर्ड, ये वो जानवर हैं जिनके ऊपर आपको कांस्टेंट वॉच रखना पड़ता है, क्योंकि ये किसी भी वक्त पेनिट्रेट करके चीज़ों को दोबारा ख़राब कर सकते हैं। सो आई थिंक बहुत अच्छा स्टेप है, लेकिन इसको थोड़ा सा और फॉलो करने की ज़रूरत है।
डॉक्टर साहब, इस स्टेप पर मजीद काम करने के लिए और इंसाफ की फराहमी को बरवक्त बनाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स के हवाले से भी कहा गया है कि उनका क़याम भी अमल में लाया जाएगा, और अगर ऐसा भी होता है तो आप समझते हैं कि ज़रा बेहतर तरीके से ये मामला हल होंगे और केसेस भी जल्दी निपटेंगे? जी, मैं पुरुमीद हूँ। यानी मैं वैसे तो पीटीआई की हुकूमत का पे तनकीद करता रहा हूँ काफ़ी, लेकिन जहाँ पर कोई अच्छा काम हो तो उसकी ज़रूर तारीफ़ करनी चाहिए। तो ये एक अच्छा कदम है, इस तरह के कावानीन की हमें ज़रूरत भी थी। गो कि ये नाकाफ़ी है, मैं आगे बताऊँगा कि क्यों मैं समझता हूँ ये नाकाफ़ी है, लेकिन ये बुनियादी तौर पर एक अच्छा है। जो 4 पॉइंट्स आपने बताए हैं वो चारों पॉइंट बहुत अच्छे हैं। ट्रिब्यूनल का बनना, स्पेशल कोर्ट्स का बनना वो ज़रूरी है। अच्छा, 6 घंटे के अंदर अंदर मेडिकल की जो वो लगाई गई है कि जहाँ मुमकिन हो वहाँ 6 घंटे के अंदर मेडिकल कर लिया जाए, वो बहुत अच्छी बात है, स्पीडी। लेकिन जो नाकाफ़ी है और जो इसमें मिसकैरेज का इम्कान है उस पर भी ज़रा हमें नज़र रखनी चाहिए। नहीं, जवाब तो है मेरा हाँ में, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको की वजाहत करूँगा कि क्यों इसमें मज़ीद काम करने की ज़रूरत है। देखिए, पूरे हमें माशरे को देखना पड़ेगा। सिर्फ कवानीन बनाने से जब तक कि उन पर लेटर रिस्पेक्ट में अमल ना हो, कवानीन काफ़ी नहीं होते। हमारे पास पहले भी ऑलरेडी बहुत सारे कवानीन मौजूद, तो ये भी बनेगा। अगर इस पर सही तरह से अमल होगा तब ये यूज़फुल होगा, हमारे लिए कारआमद होगा। दूसरा ये कि स्पीडी जस्टिस में एक मसला ये बहुत अहम होता है कि पुलिस का किरदार बहुत आम हो जाता है। पुलिस ये अक्सर ये करती है कि वो चूंकि उनको जवाबदेह होना होता है कोर्ट के लिए, तो स्पीडी ट्रायल में मिसकैरेज ऑफ जस्टिस हो जाता है, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा, वो सिर्फ यहाँ नहीं होता, दुनिया भर में। मैं मिसाल दूंगा, एक उस पर नॉवल भी लिखा गया, टू किल अ मॉकिंग बर्ड। उसमें हार्पर ली का नॉवल था, उस पर फिल्म भी बनी। उसमें ये अमेरिका में यानी ये था कि जी कोई भी जराइम हुआ उसमें कालों को पकड़ के, यानी जो सयाफाम अफराद हैं उनको ले लो और स्पीडी जस्टिस में उन पे इल्ज़ाम लगा के उनको कर दो। तो इसमें ये इस चीज़ का इम्कान मौजूद होता है कि पुलिस अपनी कारकर्दगी दिखाने के लिए ऐसे लोगों को पकड़ ले, जैसे अक्सर जुर्म हुआ और जी अगले दिन कहा जाता पकड़ लिया गया, जिसके लिए हमें पूरे ठोस शवाहिद, पुलिस की ट्रेनिंग की ज़रूरत है, नंबर 1। नंबर 2, जब तक के थानों में खवातीन अमला ज़्यादा तैनात नहीं होगा, इस वक्त हमारे यहाँ पुलिस में खवातीन की तादाद बहुत कम है, यानी बिल्कुल जिसको कहे ना आटे में नमक के बराबर है। हमारे यहाँ अगर 50% आबादी खवातीन की है तो पुलिस की फोर्स में भी अगर 50% नहीं तो कम से कम 25% हमें खवातीन वेल ट्रेंड चाहिए, और जिसके लिए हमें पुलिस के लिए रिसोर्सेज एलोकेट करने पड़ेंगे। पुलिस हमारी अंडर रिसोर्स्ड है, तो हमारी वो जो प्रोसिक्यूशन का प्रोसेस है वो सही नहीं हो पाता, एविडेंस गैदरिंग सही नहीं होती, वो करना ज़रूरी है। तीसरी बात यह है कि जी माशरे में बचपन से तालीमी निज़ाम में हमें ये बच्चों को, लड़कियों को भी लड़कों को भी, दोनों को ये तरबियत देनी है, जिसको कहते हैं ना लाइफ स्किल्स एजुकेशन। वो लाइफ स्किल्स एजुकेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादातर माइनर इसलिए ज्यादती का शिकार होते हैं, उनको पता नहीं होता। कोई भी उनको टॉफ़ी देता है लेके चला जाता है। अब उनको ये समझाना कि बेटा ये गलत है, राइट टच और रॉन्ग टच क्या होता है, उसकी तरबियत देना, ये अच्छा लड़कों को ये सिखाना कि जी आपको इज्जत करनी है खवातीन की, ये हमारे यहाँ नहीं सिखाया जाता। हमारा ज़्यादा जोर रोट लर्निंग पर है। तो मैं तो इसको बराह रास्त रिलेट करूंगा माशरे की और बहुत सारे फैक्टर्स हैं, जिसमें 2 बुनियादी हैं। एक तो पुलिस की रिफॉर्म्स, उसमें खवातीन की शमूलियत, और दूसरा तालीमी निज़ाम में बेहतरी। ठीक है। अतर प्रोसिक्यूशन अमल के हवाले से भी निशानदेही की डॉक्टर साहब ने कल गुज़िश्ता रोज़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज साहब की जानिब से भी इस पर सख्त रिमार्क्स आए थे। बहरहाल आप समझते हैं कि जो ऑर्डिनेंस पास हुआ है इससे खवातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ बेहतर तौर पर हो पाएगा? देखिए, जितनी भी यहाँ पे लोगों ने बातें की उस सब से मैं एग्री करता हूँ। ये बहुत अच्छी बात की, उन्होंने इस जानिब तवज्जो दी, लेकिन माशरे के अंदर ओवरऑल आपको लोगों के जिस तरह का मिजाज है उसको भी तब्दील करना पड़ेगा। विक्टिम जो है उसको शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है, जो शख्स ये हरकत करता है उसको शर्मिंदा होने की ज़रूरत है। अभी भी हमारे माशरे में अगर आप देखें तो वो विक्टिम जो होता है वो और उसका पूरा ख़ानदान शर्मिंदा हुआ होता है, और वो जो कल्प्रिट होता है वो बड़ा फ़ख्र से फिर रहे होते हैं। तो ये जो एक ओवरऑल माशरे का हमारा एटीट्यूड है उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। जहाँ तक स्पेशल कोर्ट्स का ताल्लुक है, देखिए हम हर चीज़ में स्पेशल कोर्ट्स बना देते हैं। नैब में क्या स्पेशल कोर्ट्स नहीं है? कितने लोगों को नैब के स्पेशल कोर्ट्स से सजाएं हो गई। तो ये स्पेशल कोर्ट्स के साथ साथ जब तक पूरा मैकेनिज्म नहीं होगा जिसमें ख्वातीन की ज़्यादा नुमाइंदगी, कानून नाफिज करने वाले इदारों में माशरती रवैयों की तब्दीली, और इस चीज़ को आप ये ना बनाएं कि जी ये कोई किसी शख्स के खिलाफ या पूरे माशरे के खिलाफ जुर्म हो गया है कि अगर आप इस चीज़ को हाईलाइट करेंगे तो मुल्क की बदनामी हो जाएगी या शहर की बदनामी हो जाएगी। नहीं, बदनामी उस चीज़ से होती है जो शख्स वो हरकत करता है। इसको छुपाने की ज़रूरत नहीं है,
को आप सामने लेके आए, कोई भी शख्स इस तरह जो करता है, और उसको प्रॉपर तरीके से फिर सज़ा दी जाए। जहाँ तक आखिरी मैं ये ऐड करूँगा पॉइंट के, जहाँ तक ये बात है कि स्पीडी जस्टिस होगा, टू बी ऑनेस्ट जितना इस वक्त हमारे माशरे के अंदर और हमारे इंस्टीट्यूशंस के अंदर जो इस वक्त हालात हैं, मुझे नहीं लगता कि ये चीज़ उतनी ज़्यादा कामयाब होगी। हाँ, बुक्स के ऊपर होगा लेकिन कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मतलब आप कह रहे हैं कि मौजूदा हालात के ऑर्डिनेंस अच्छा है लेकिन फौरी तौर पर मतलब पॉजिटिव नतीजे नजर आएंगे, वो आपको मुश्किल लग रहा है इसके। जनरल साहब, कानून से ज़्यादा कानून की अमलदारी इंपॉर्टेंट होती है। सवाल पर फिर से क्वेश्चन मार्क है कि बेहतर हो सकेगा ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ इस ऑर्डिनेंस के बाद? देखिए, कुछ ना कुछ तो फर्क पड़ेगा। बात चीजें इसमें बड़ी अच्छी हैं, लेकिन वो मसला वही आ जाता है कि एक तरफ वही माशरे का अपना एटीट्यूड, दूसरी तरफ ये कि इम्प्लीमेंटेशन का जो आपका अपरेटस है कि कैसे इम्प्लीमेंटेशन होगी। एक लिहाज से तो बहुत बेहतर है कि आगे आप देखिए कि FIR ही दर्ज करवाना मसला था। अगर एक खातून के साथ ज्यादती हुई है, एक वो उसका दुख, ऊपर से माँ बाप या कोई भी उसके रिश्तेदार उसको लेके फिर रहे हैं और FIR दर्ज भी हो रही है। रिसेंटली भावलपुर में केस हुआ था जहां 1 महीना एक लड़की का वालिद कोशिश करता रहा कि FIR दर्ज हो, लेकिन इन्फ्लुएंशियल लोग थे, उनके खिलाफ FIR नहीं दर्ज हुई, तो लड़की ने खुदकुशी कर, क्योंकि एक तो वो जिल्लत उठा रही थी, दूसरे बाप की तकलीफ के वो मारा मारा फिर रहा है। तो ये तो माशरे का और पुलिस का अपना, दूर दराज इलाकों में इन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही मुश्किल होती है। वहां पुलिस का राज होता है और कोई चीज उनकी मर्जी के बगैर हिलती नहीं। तो वो भी जरूरी है कि आप एक अदारे की जिसके जरिए आपने ये सारा काम करना है, उसमें भी कोई रिफॉर्म्स करें, उसमें भी कोई बेहतरी लेके आए कि लोग इस चीज को समझें कि वाकई ये एक बड़ा सेंसिटिव इशू है, इसके ऊपर कोताही नहीं होनी चाहिए। तो इम्प्लीमेंटेशन के लिए ज्यादा एफर्ट, और फिर जैसे डॉक्टर साहब ने भी जिक्र किया, माशरे को बिलाखिर सुधारना लॉन्ग टर्म सोल्यूशन उसी में होता है कि आप अपने बच्चों की तरबियत करें और माशरे में लोगों को अच्छी चीज की तरफ राग़ब करें। वो जो हमारा गांव का जरगा सिस्टम और जहां पे इस तरह के वो अपने तरीकों से हैंडल करते हैं चीजें, उसको डिस्करेज करना, कानून की तरफ राग़ब करना, ये चीजें हैं जहां पे मेरा ख्याल है कोई पॉलिसी बना के या कोई हिकमत अमली ऐसी इख्तियार करके जहां माशरे की तालीम की जाए, ताकि इस चीज को, वाकई बुरी चीज को बुरा समझे। ठीक है, तो यहाँ पर ज़हनी तौर पर भी आवाम के अंदर शऊर बैदार करने की बहुत ज़रूरत है। आपका तज्जिया मेरे लिए मुक़द्दम है, लेकिन यहाँ पर जुनैर और अनीका, चूँकि ख़वातीन की हैसियत से मैंने सवाल सबसे पहले इनसे पूछा था, मैं अपनी राय भी यहीं पर रखूँगी कि ना सिर्फ सराह रहे हैं इस अक़दाम को, इस ऑर्डिनेंस को जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट की जानिब से लिया गया है, बल्कि ये भी सिर्फ ऑर्डिनेंस की शक्ल ना इख्तियार करे, इसको कानूनी तौर पर भी एक हैसियत मिलनी चाहिए। और साथ ही साथ ये कि इन कवानीन पर जितना बेहतर तरीके से अमल दरामद होगा, उतना ही ख़वातीन और बच्चों का तहफ़्फ़ुज़ मुमकिन हो पाएगा। आगे बढ़ते हैं, सेगमेंट के लिए मेरे पास वक्त मुख्तसर है। भारत में जारी मुतनाज़ ज़रिए क़वानीन के खिलाफ किसानों का जो एहतजाज, उसमें मजीद हम देख रहे हैं शिद्दत आती चली जा रही है और अब से 2 से ढाई हफ्ते का ये दौरानिया है, तो एहतजाज जो है मुसलसल बढ़ता चला जा रहा है। लेकिन बात अब यहाँ पर आ गई कि किसान जो है वो भूख हड़ताल कर चुके हैं और बहुत सारे ऐसे एंट्री पॉइंट्स हैं जो कि बंद कर दिए जा चुके हैं। जो मोदी सरकार है, जो इंडियन गवर्नमेंट है, क्या इन किसानों को मनाने में जल्द कामयाब होती दिखाई दे रही है? इस पर बात करें। जनरल साहब बताइएगा, आप समझते हैं कि जल्द किसानों को मनाने में कामयाब होगी ये गवर्नमेंट मोदी सरकार की? आपका तज्जिया 1 मिनट में। देखिए, जहां तक मोदी का ताल्लुक है, ये उसकी अना का मसला है। मोदी ने अपनी एक पर्सनैलिटी जो प्रोजेक्ट की हुई है वो ये है कि जो भी वो स्टेप उठाए वो कभी वापस नहीं लेगा। अब आर्टिकल 370 का देख लीजिए, शरीयत का कानून बदला उन्होंने, वो देख लीजिए, पहले डिमोनेटाइजेशन की, तबाही फिर गई वहां पे, जहां जहां भी कोरोना को उसने जिस तरह डील किया, तो ये स्टेप वापस नहीं लेता। और ये उसके इमेज का मसला है। अगर ये स्टेप वापस लेता है तो नेचुरली उसको फीलिंग वो कन्वे ये कर रहा है कि जो मैं 56 इंचेस चेस्ट वगैरह की बातें करता रहा हूं, मैं तो कोलैप्स कर गया हूं, छोड़ गया हूं। ये उसका मसला बहुत बड़ा है। लेकिन ये है कि ये इशू इतना ज्यादा सीरियस है क्योंकि ये किसानों का माशी कत्ल है। तो वो मेरा ख्याल है कि इनको बिलाखिर ये कानून खत्म किए बगैर जान नहीं छूटेगी। इसके अलावा इनका हल नहीं, और कोई हल नहीं है उसके पास। पॉइंट देखें, ये इंडिया के अंदर जो नॉर्थ और साउथ की डिवाइड है ना, ये उसमें ये चीज़ बड़ी वाज़े तौर पे हमें नज़र आती है। साउथ के अंदर अगर आप देखें कि हज़ारों किसान हर साल खुदकुशियाँ करते हैं। पंजाब में जो सिख किसान हैं वो निस्बतन खुशहाल हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा खुशहाल वो नहीं है, लेकिन बीजेपी का वोट बैंक यहाँ पे नहीं है। इनकी ख्वाहिश है कि यहाँ पे भी सिखों की वो हालत हो जाए जो साउथ में दूसरी जानिब दूसरे किसानों की हालत है। और प्रॉब्लम ये है कि मोदी, आपको पता है कि वो लुक आफ्टर कर रहे हैं कॉर्पोरेट इंडिया
का इंटरेस्ट। और इसमें भी उनकी ये ख्वाहिश है कि जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं वो अपना किरदार अदा करें। और जिस तरह जनरल साहब ने भी कहा कि मोदी का अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें, वो जो भी फैसला करते हैं चाहे वो जितना भी गलत हो उसको कभी वापस नहीं लेते। लेकिन इस वक्त हालत ये है कि ऑस्ट्रेलिया से लेके कनाडा तक भारत के हर सफारत खाने के बाहर सिख खड़े हैं, किसान खड़े हैं और घेराव कर रहे हैं और एहतजाज कर रहे हैं। तो मोदी कब तक ये प्रेशर बर्दाश्त करेंगे ये भी अभी देखना पड़ेगा। जुनैरा, देखिए, ये जो 3 लॉज हैं इनको तीनों के तीनों को वापस लेने के अलावा और कोई मिडिल ग्राउंड नहीं है। इनको सिर्फ वापस लेना ही मसले का हल है, क्योंकि वी आर टॉकिंग अबाउट 60% 70% ऑफ द इंडियंस फार्मर्स जो कि उस शोबे से वाबस्ता हैं, उनका रोज़ का रोज़गार है वो। तो या वापस लें या फिर क्राइसिस के लिए तैयार रहें, इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। दूसरा, थ्रोइंग देम टू द वुल्व्स, इट्स लाइक कि आपने गरीब किसान को भेड़ियों के आगे डाल दिया है। बीच में से गवर्नमेंट हट गई है जो असल में आपकी सेवियर होती है, आपको कॉर्पोरेट इंटरेस्ट से बचाती है। तो डायरेक्ट कांटेक्ट बिटवीन किसान एंड कॉर्पोरेट सेक्टर मींस कि आपने और आपको ये मालूम होना चाहिए ज़रियाब, आई वांट टू मेंशन इट हियर, कि आप अपने ही मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते उन कॉर्पोरेट इंटरेस्ट के खिलाफ। कि अगर आपके साथ किसी ने कोई ज्यादती कर दी, धोखा कर दिया, आप अपनी मुल्क की अदालत में भी नहीं जा सकते, बिकॉज वो कॉर्पोरेट सेक्टर सुप्रीम है। तो ये इतना बड़ा मसला है कि ये इतनी आसानी से हल नहीं होगा। आपको दिखाई नहीं दे रहा। अनिका, क्विकली विदिन 1 मिनट। देखिए, एक तो भारत में ये जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं ना, मेरे ख्याल में तो नरेंद्र मोदी को इसी तरह के डिसीजंस आगे भी लेते रहना चाहिए, ताकि जो दर्जनों आज़ादी की तहरीकें हैं वो और ज़्यादा तूल पकड़े। ये जो किसानों का मसला है ना, किसान एक ऐसा सेगमेंट ऑफ सोसाइटी होता है जो कि किसी भी मुल्क की बका का जामिन होता है। और वहाँ भारत के अंदर जो किसानों के साथ एट दिस पॉइंट इन टाइम किया जा रहा है, उसके खिलाफ जो एहतजाज चल रहा है और जिस तरीके से किसानों ने आगे थ्रेटन कर दिया है कि हम लोग वो इक़दामात लेने पर मजबूर हो जाएंगे जो इक़दामात हम लेना नहीं चाहते, ये लम्हा फिक्रिया है नरेंद्र मोदी के लिए, जिसकी डिटाई ना सिर्फ भारत बल्कि पूरे रीजन को अभी डिस्टेबलाइज कर रही है। मेरे ख्याल में अगर वेकअप कॉल लेना चाहे तो मोदी ले ले, ना लेना चाहे तो मर्जी। डॉक्टर साहब को प्लीज। जी बिल्कुल नहीं कामयाब होगी, क्योंकि मोदी हुकूमत खुद एक जराम पेशा लोगों की हुकूमत है। बल्कि नरेंद्र मोदी खुद एक जराम पेशा अवाम दुश्मन, किसान दुश्मन आदमी है। उनकी पूरी आप 20 साल की 25 साल की पूरी सियासत देख लें, वो वही है। और जिद का एलिमेंट भी है। तो ये इस कोशिश में बिल्कुल कामयाब नहीं होंगे, क्योंकि ये कवानीन जो हैं, 3 कवानीन जिनकी हम बात कर रहे हैं, इसमें किसानों की जो सब्सिडी है, यानी जो उनको ज़र तलाफ़ी दिया जा रहा था, वो ख़त्म की जा रही है। अच्छा, फिर जो हुकूमत ख़रीदारी के लिए बाउंड थी कि भाई ये ख़ास यानी बीज उनको ज़र तलाफ़ी के साथ कम कीमत में दिए जाएंगे और जो ख़रीदारी है वो उनको कॉस्ट से ज़्यादा उनको पैसे मिलेंगे। अच्छा, वो ख़त्म करके उनको ओपन मार्केट में लाया जा रहा है, मंडी की मईशत के शिकार किया जा रहा है, जिससे बहुत उसके मनफी असरात जो है वहाँ किसानों पे पड़ेंगे। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी हुकूमत जो है अपनी इस कोशिश में कामयाब होगी। इनको ये तीनों कवानीन वापस लेने पड़ेंगे। ठीक है, इस मसले का वाहिद हल यह है कि जितने भी कवानीन हैं उन्हें फौरी तौर पर वापस लिया जाए। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी की शख्सियत को देखते हैं, ऐसा लगता नहीं है कि वो इन कवानीन को लेंगे, जिससे पता चलता है कि भारत में ये बहरान जो है वो मज़ीद शिद्दत इख्तियार करने को है। इजाज़त दीजिए।